सुनो जी, मुझे तो शीतल की बड़ी फिक्र रहती है। उसका ध्यान तो बस घर के बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही रहता है। उसे कुछ बोलो तो एक नहीं सुनती। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी वादी करवा दो, वरना लड़की हाथ से निकल जाएगी। तुमसे ज्यादा चिंता है मुझे शीतल की शादी की। कल ही वो रामपुर वाले मौसा जी को फोन भी किया था। बता रहे थे एक लड़का है नजर में, उनका अपना घर है और लड़का भी अच्छा है। अरे तो फिर बस बात चलाओ ना, एक बार देखे तो सही लड़का और घर बार कैसा है। कौन से लड़के की बात चल रही है यहाँ? तुम्हारी शादी की बात चल रही है बेटी। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है तो लड़का तो देखना पड़ेगा ना। उफ़ो, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी। ये तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। बहुत खेल कूद ली तुम, अब घर के काम धाम सीखने की कोशिश करो, समझी? ससुराल जाकर हमारी नाक मत कटवा देना। सब्जी काटनी तो आती नहीं इसको, तो नाक ही कटवाएगी। अरे मैं इसे शादी तक अच्छे से सब सिखा दूंगी। आप तो बस उस लड़के से इसकी शादी के बाद चलवाओ। कुछ दिनों बाद कुणाल और उसकी माँ शीतल को देखने घर आते हैं। कुणाल दिखने में बड़ा ही स्मार्ट होता है, शीतल तो उसे देखती ही रह जाती है। देखो जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस हम चाहते हैं कि लड़की घरेलू हो, घर के सारे कामकाज संभाल ले। अब आपके परिवार में तो बस 3 ही लोग हैं, पर हमारा तो खूब भरा पूरा परिवार है। बाकी हमें लड़की के घूमने फिरने दोस्तों से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम करने के बाद जो चाहे सो करे। अरे वाह, ये तो इतने बढ़िया लोग हैं। लड़का भी इतना स्मार्ट है और ऊपर से इन्हें मेरे घूमने फिरने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हे भगवान, तूने तो बिना मांगे मुझे सब दे दिया। बताओ जी, और क्या चाहिए हमें? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है जी। बस फिर तो हंसी खुशी शीतल और कुणाल की शादी हो जाती है। शीतल मन ही मन बड़ी खुश होती है और उसी खुशी के साथ वो अपने ससुराल में कदम रखती है। आओ बहू, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। ये मिलो अपने परिवार से। ये तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी ननद सुनीता और गीता, सुनीता के पति राजेश और उनके 2 बच्चे राजू और चिंटू। ये ना हमारे साथ यहीं रहते हैं। ये तुम्हारी दादी सास है और बाकी लोग अभी बाहर गए हुए हैं। इतने सारे लोग, ये सब यहीं रहते हैं इस घर में? अरे अभी तो मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे यहाँ नहीं है। उसके मायके में भी शादी थी ना, तो बस वहीं गई है, कल तक आ जाएंगे। हे भगवान, ये घर है या धर्मशाला? ये सब एक साथ इस घर में कैसे रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था इनका इतना बड़ा परिवार है। अब समझी कि कोई डिमांड क्यों नहीं की इन्होंने। ये सब चाल चले मेरे साथ। अरे बहू, खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। अगले दिन शीतल का ससुराल में पहला दिन होता है। शीतल रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। तभी उसके ननद सुनीता आती है। अरे वाह भाभी, आज क्या बना रही हो? बस दीदी, आज वो पहली रसोई है ना, तो खीर बना रही थी। अरे भाभी, ये खीर भी रहने दो। घर में 4 लोगों को शुगर है और कुछ लोग मीठा ही नहीं खाते। आप ना सीधा खाना ही बना दो। क्या फर्क पड़ता है मीठा बने या नमकीन, बस बहू के हाथ की पहली रसोई होनी चाहिए ना। जी दीदी, तो फिर मैं खाना ही बना देती हूँ। आप बता दो खाने में क्या बनेगा? बस सिंपल सी कोई सब्जी बना दो, जैसे आलू गोभी या आलू मटर, और उसके साथ रोटियाँ सेक दो। हमारे परिवार में अब तुम्हें मिलाकर पूरे 20 लोग हो गए हैं। 15 बड़े और 5 बच्चे। बड़ों की 6 और बच्चों की 2 के हिसाब से रोटी बना देना। चलो मैं चलती हूँ, सब देख लेना। हाँ, बड़ों की 6 रोटी मतलब कि 15 लोगों की 90 रोटियाँ, और बच्चों की 2 रोटी मतलब 5 बच्चों की 10 रोटियाँ। 90 और 10 मतलब कुल मिलाकर 100 रोटियाँ। हाय, मैं तो मर गई। 100 रोटी अकेले कैसे बनाऊंगी? हाँ, ये तुमने मेरी शादी कहाँ कर दी? शादी से पहले तो मैंने कभी 4 रोटी से ज्यादा नहीं बनाई। शीतल एक बड़ी सी परात में 100 लोगों के हिसाब से आटा निकालती है और उसे गूंथना शुरू करती है। आटा गूंथते गूंथते शीतल के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद बारी आती है रोटी बनाने की। शीतल एक एक करके रोटी बनाना शुरू करती है और 10 रोटी बनाते ही अपनी कमर पकड़ लेती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर टूट गई खड़े खड़े, और ऊपर से इतनी गर्मी। मैं 100 रोटियां कैसे बनाऊंगी? अरे भाभी, सब बाहर रोटियों का इंतजार कर रहे हैं, जरा जल्दी जल्दी रोटी सेक दो। सब था अमित
और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था। और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ ही हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए। अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चों को लेकर। आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। वो क्या है ना, अमित ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे तो वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा, लगता है नौकरी काफी मुश्किल है अमित की। अरे नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है प्राइवेट नौकरी में इतना काम करना पड़ता है कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा, तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफिस में जाओ, वहाँ पर अपनी एंट्री डालो, उसके बाद दिन भर सिस्टम पर बैठकर काम करो। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आप अपनी नजर इधर की उधर नहीं कर सकते। उसके बाद दिन भर बॉस की चिक चिक सुनो, वो अलग से। यही सब होता है, मुझे ना सब पता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। थोड़ी देर बाद अब देखिए सुमित्रा भाभी, इतने दिनों के बाद आई हैं आप, खाना खाकर ही जाना, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे बुआ जी, खाने में क्या बनाया है? वो क्या है ना बेटा, आज तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना नहीं आता। सोचा जब अमित आएगा तो उसी को बोल दूंगी। अरे मुझे आता है ना, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी, सब पता है मुझे। क्या बात है बहू, क्या घर में भी खाना रोज बाहर से ऑर्डर करती हो? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना सब पता है। कोई बात नहीं अमृता, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे क्या बात है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई ऑफर नहीं चल रहा है, वरना काफी पैसे बच जाते हैं। कैसी बात करते हैं अमित, मैं कह रही हूँ ना मुझे सब पता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी वाला मालूम है, जहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो उस पर 50-70% ऑफर मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता, हमारी बहू को पता होता है। एक काम कर, तू उसी को ऑर्डर करने दे। क्या बात है अमृता बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ जानती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो, बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बहू, सब कुछ जानती है। क्या बात है, बहू के आने के बाद तो औरतें दुखी हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, हमारे साथ बैठेगी, बातें करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी अमृता को बाहर बुलाती हैं और उसके बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या बताऊं, कुछ दिनों से घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। आंटी जी, आप योगा करिए, योगा और साथ में ना काले तिल खाया करिए, आपके घुटनों का दर्द भाग जाएगा। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बेटा? अरे मेरे भी घुटनों में दर्द होने लगा था, मैंने योगा किया और काले तिल के साथ गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाए, एकदम ठीक हो गए हैं मेरे पैर। अमृता, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी कम उम्र में तुम्हारे उफ उफ, कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी।
घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहरी का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मिली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, आहा, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे राम, इसीलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मिली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आँख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वही शर्मिली को वो फूटी आंख नहीं पाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के मत्थे मर देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। गबरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया तू। पहले तो कभी तो ऐसा नहीं करता था। अरे जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन उस बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मिली खुद से कहती है, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है, नींद में ही सुसु पोटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मिली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है। कौन बाहर जाए, और नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। एक काम करती हूँ। अपने 2 बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी, लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाते हुए कहती है, अरे आती हूँ, कौन है? सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए जेठ जी। कैसी हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया, राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति, ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है। इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति, तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति, अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा। अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी? घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ। मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए। दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आप दोनों इजाजत दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है, बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं। दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, और दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ न सकी और गांव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत। अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, पर तो हम आंखें मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया। आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है।
आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है। और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है। छोटी बहू, और छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? आपको कोई काम था क्या? तू कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है। कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जेठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले। मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है। मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा तुम्हें माँ जी बुला रही हैं। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़ जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई। 3 किलो आम, हाय रे। कौन है बाहर? जी देखिए तो कौन है। पति बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है माँ। माँ जी आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम दोनों, तो सुनाई पड़ रही थी, और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं ना? देख बहू, इतने आम खाना ठीक बात नहीं। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब बाहर जाकर पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाने पड़ेंगे मुझे। क्या तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो रोज रोज हाथ में 100 रुपए लेकर मैं निकलती हूँ ना, उससे आम खरीद कर पार्क में बैठकर खा पी कर आती हूँ मैं। हाय रे, तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं खाने देती तो बहू बाहर बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही बोल रही थी कि देखो बेचारी को। बहू, तूने इस आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ, क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ दिन तो बचे हैं, फिर तो आम दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर खाओ आम, जितनी मर्जी खाने हैं खाओ। कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खाओ। आम मैं ला कर दूंगी तुझे। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू, 2 बोरी आम आज ही खत्म करने हैं। मैंने कल 2 बोरी का ऑर्डर दे दिया है। बाकी खाने पीने की तू चिंता ना कर, वो मैं बना लूंगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे गुड्डू की अम्मा, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था। पूछा तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं। हाँ, बहू है तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाने पसंद है तो मैंने कहा तू आम खा बेटा, इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू बोरी भर भर कर आम खाकर इतनी पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है।
हाँ, तभी ननद आ जाती है। और क्यों रे छुटकी, देख तेरी भाभी की कैसी खातिरदारी कर रही हूँ। तुझे भी ऐसी ही सास चाहिए ना। दिल्ली की रहने वाली सौम्या के साथ हो गई। सौम्या बहुत ही फैशनेबल लड़की थी। अजित की नौकरी छोटे कस्बे में होने के कारण सौम्या भी अजित के साथ छोटे शहर में रहने के लिए आ गई। सौम्या, तुम्हारा ड्रेस कुछ ज्यादा छोटा है, इसे पहनकर यहाँ बाहर मत निकलना। अरे तुम्हें पता नहीं, मैं दिल्ली की मॉडल लड़की हूँ और मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तुम्हारी बात सही है सौम्या, लेकिन इस शहर के माहौल के हिसाब से कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम है। सौम्या, मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें अजीब ढंग से देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। अजित को लगता है कि शायद सौम्या ने उसकी बात मान ली है। वो ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद सौम्या अपना शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है। भैया, आधा किलो टमाटर देना। मैडम जी, कहीं बाहर से आए लगते हो, पहली बार शहर में आई हो का? तुमसे क्या मतलब? और तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके कपड़ों को देखकर लग नहीं रहा कि आप शहर की रहने वाली हैं। तुम अपने काम से काम रखो, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, तुम्हें उससे क्या? सौम्या सब्जी लेकर अपने घर चली जाती है। शाम को अजित घर वापस आता है। सौम्या, कल मम्मी पापा आ रहे हैं, देखो तुम ना उनके सामने साड़ी पहन कर रहना, वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी। अरे यार, तुम भी ना जब देखो तब मेरे कपड़ों को लेकर परेशान रहते हो। अरे बस 2 दिन की तो बात है सौम्या, उसके बाद तो मम्मी पापा वापस घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। अगले दिन अजित ऑफिस चला जाता है और पीछे से सौम्या के सास ससुर घर पर आते हैं। लेकिन अजित के घर पर ना होने की वजह से सौम्या ने साड़ी नहीं पहनी थी और वही छोटे कपड़ों में वो अपनी सास के सामने आ जाती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, ये बहू ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। राम 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 राम। अरे बहू, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने सास ससुर के सामने इतना छोटा ड्रेस पहनकर घूम रही हो। क्या अजित ने तुमको बताया नहीं कि हम लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं? बताया तो था, लेकिन वो क्या है ना मम्मी जी, पापा जी, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। जरा मेरे साथ चल, मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे कपड़े पहनते हैं। सौम्या की सास सौम्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और उसकी शॉर्ट ड्रेस के ऊपर जबरदस्ती साड़ी पहना देती है। साड़ी पहनने के बाद सौम्या जैसे ही घर का काम करना शुरू करती है, बार बार जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये 5 मीटर की साड़ी पहनकर काम करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। क्यों बहू, अब पता चला ना कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो मम्मी जी, आपके कहने का मतलब है कि आप लोगों के सामने मुझे साड़ी पहननी चाहिए? हाँ बहू, तुम्हारी सास के कहने का यही मतलब है। अब आगे से ध्यान रखना। शाम को जब अजीत ऑफिस से लौट कर आता है तो सौम्या को साड़ी में बेहाल देखकर उसे बहुत हंसी आती है। लेकिन अगली सुबह जब सौम्या सोकर उठती है तो उसके कपड़े देखकर अजीत और उसके माँ बाप का सर घूमने लगता है। अरे सौम्या, तुमने ये क्या पहना है? आपकी मम्मी ने साड़ी पहनने के लिए कहा था तो मैंने साड़ी पहन ली। लेकिन सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो घुटनों तक ऊंची है, जैसे ये साड़ी ना हो कोई मिनी स्कर्ट हो। वो क्या है ना बेबी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए कहा था, उसकी लंबाई नहीं बताई थी। हे भगवान, ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है? अरे ये क्या अजूबा बनकर घूम रही है? लगता है मुझे फिर से आंखें बंद करके ही रहना पड़ेगा। अरे पापा जी, आप एक बार आंखें बंद कर ही लीजिए, बार बार डायलॉग मारते रहते हैं। ये तुमने क्या हुलिया बना लिया है सौम्या? अजीत के मम्मी और पापा अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अजीत सौम्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन सौम्या कुछ ज्यादा ही फैशनेबल कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है। उस छोटे से कस्बे के लोगों ने उस तरह के कपड़े कभी देखे ही नहीं थे।
अरे बहन का बात है,